अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे चैनल पे नया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और उसको शेयर करना कभी भी ना भूलेंगे। मैं आप लोगों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा और बिहार एसएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा की जानकारी दूंगा। मैं हर संभव ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो मैं ब्लॉग दूं, जो पैकेज दूं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हम विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो यह जानकारी प्राप्त होती है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास से और उसके बाद विज्ञान से होती है। इसलिए मैं इतिहास से ही प्रारंभ करूंगा, जो आज मेरा पहला क्लास है। इसके बाद एक सीरीज के रूप में आएगा। तो हम देखते हैं इतिहास। इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका ज्यादा से ज्यादा हम पैकेज को पकड़ें। तो हम इसको 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। हम 3 भाग में बांटेंगे। प्रथम होगा प्राचीन, भारत का इतिहास। दूसरा होगा मध्यकालीन, और तीसरा होगा आधुनिक। इन लोगों का तीनों का जो मैं कालखंड है वो जब मैं टॉपिक पे आऊंगा तो आप लोग को स्पष्ट करते हुए चलूंगा। प्राचीन भारत को भी हम जब पढ़ेंगे तो इसको भी हम 3 भाग में बांट देंगे। पहला होगा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होगा आदि ऐतिहासिक, और तीसरा होगा ऐतिहासिक। तीन कालखंडों में इसको हम विभाजित कर करके पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक, आर्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। मैं जब प्रागैतिहासिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा कि प्रागैतिहासिक काल कैसे है, क्या इसमें हमको जानकारी मिलती है, आदि ऐतिहासिक काल में क्या जानकारी मिलती है और ऐतिहासिक काल में क्या। इसलिए क्योंकि आज मैं पहला क्लास में कोशिश करूंगा कि मैं इतिहास जो ये पढ़ रहे हैं इसकी स्रोत यानी कि इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, कैसे मिलती है, और उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम इसका देखते हैं कि इसका स्रोत के बारे में। स्रोत, जब हम स्रोत को देखते हैं तो हमको स्रोत के रूप में मिलता है पत्थर, अभिलेख, उसके बाद हमको मिलता है मूर्ति, स्थापत्य, वृत्तांत, सिक्के, etc। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम आप लोगों को अपने प्रथम ब्लॉक में कुछ लेकर के चलेंगे, दूसरे ब्लॉक में कुछ और को हम लेके चलेंगे। तो सर्वप्रथम हम देख रहे हैं पत्थर के बारे में। पत्थर यह भी इतिहास की जानकारी करने के लिए अति महत्वपूर्ण साधन है। हम देखते हैं कि पुराने कालों में यह जो पत्थर है एक औजार के रूप में प्रयोग होता था। यह औजार जो है
बड़े जानवरों को मारने के लिए, छोटे जानवरों को मारने के लिए, अर्थात शिकार के रूप में होता था। पत्थर को नुकीला बनाया गया था। इस पत्थर के आयु से हम उस समय के उपयोग, जिस समय इसका उपयोग किया जाए उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम ले लेते हैं अभिलेख के बारे में। पत्थर के बारे में जब हम बता रहे थे तो यह महत्वपूर्ण साधन कैसे है, देखेंगे कि अशोक के काल में जो भी है ये पत्थर के शिलालेख पर ही गुदा हुआ चीज मिलती है, जो हम जब अशोक पढ़ाएंगे तब आपको हम बताएंगे। अभी हम देखते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख की चर्चा खास करके हम देखते हैं मौर्य काल में। मौर्य काल में हम देखते हैं कि अभिलेख है, विशेष कर अशोक के काल में। अब इसको हम एक मैप के द्वारा समझते हैं कि अभिलेख हमको कहां कहां मिला, जो कि एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं कि जब भी मेरा ब्लॉग देखेंगे या मेरा जो पैकेज मैं दूंगा उसमें आप कोशिश करेंगे कि मैं जहां भी मैं एग्जामिनेशन का करता हूं इस चीज को आप गौर कर करके दें, इसको आप नोट कर लेंगे, याद करें, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो हम इसको देखते हैं अभिलेख को एक मैप के द्वारा। मैं जो मैप बना रहा हूं उसमें ज्वाइंट पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को लेकर करके ही चलूं। अब देखिए, इसलिए मैंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को लिया है कि जिस समय हमारी खुदाई चल रही थी या हमारी सलाहकार के जो साक्ष्य मिल रहे थे वो इन क्षेत्रों में भी मिले हैं। हम देख रहे हैं खास कर करके यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यह जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में खास कर करके सागौरा और दूसरा है पिपरहावा। एक हम देखेंगे यहां पर है सोहगौरा, सोहगौरा। यहां पर देखें उत्तर प्रदेश में सोहगौरा, दूसरा है पिपरहावा। हम इसको उत्तर प्रदेश, ये दो जगह हम देखते हैं कि अशोककालीन हमको साक्ष्य मिलता है। हम नीचे की ओर जब बढ़ते हैं तो यहां पर है मध्य प्रदेश, और यहां पर आपको आंध्र प्रदेश हैदराबाद का, जिसको हम लोग बोलते हैं हैदराबाद का जो निजाम का क्षेत्र है, ये है निजाम का क्षेत्र, ये है निजाम का क्षेत्र। निजाम का क्षेत्र में हम देखते हैं खास कर करके कि यहां है मास्की और यहां है गुर्जरा। ये देख लीजिए, हमने इसको इसलिए घेर दिया है कि मास्की और गुर्जरा ये परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह जगह है जहां अशोक के नाम से जो अभिलेख मिला है उसमें अशोक का नाम ही अशोक है। लेकिन जितने जगह चाहे तो हम सहगौरा देख लें, पिपरहावा देख लें, और भी कहीं भी देखते हैं, वहां पर अशोक नाम नहीं है, बल्कि वहां नाम है प्रियदर्शी, देवा नाम प्रिय। लेकिन ये दो जगह है गुर्जरा और मास्की, यहाँ पर अशोक को अशोक नाम से है, इसलिए हमने इसको एग्जामिनेशन स्पेशल कर दिया है। इसको आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेंगे। यहां पर हम देखेंगे
ये बांग्लादेश है। हम इसको नीचे ले आते हैं, इसको हम लिख देते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी अशोक का जो मिला है वो है खास कर करके महास्थान में। ये महास्थान जो है ये बांग्लादेश में है। इस जगह पे भी अशोक के कालीन यानी मौर्य कालीन साक्ष्य हमें मिली है। अब देखिए यहां पर है उत्तरांचल, यहां पर है कर्नाटक का क्षेत्र, यहां से लेकर के यहां तक आपको मौर्यकालीन साक्ष्य देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ कलसी हो गया, जहां से हम उत्तराखंड के कलसी से लेकर के अगर हम चलते हैं तो हम यहां तक कर्नाटका के क्षेत्र का हमको मिलेगा। अब देखेंगे हम जब आएंगे, अशोक जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि इन्होंने 4 लिपियों का प्रयोग किया है, चाहे अरमाइक हो या खरोष्टी हो या ब्राह्मणी हो। इसको मैं जब अशोक पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। अब अभिलेख की चर्चा हम देखते हैं तो हम बोर्ड साफ कर करके आपको स्टेप बाय स्टेप फिर चलता हूं। अब अभिलेख में भी हम देखते हैं, अभिलेख में भी हम देखते हैं तो ये अभिलेख है प्रशस्ति के रूप में। प्रशस्ति के रूप में, प्रशस्ति कहने का अर्थ है कि यह सरकारी था, यह सरकारी था। कुछ निजी भी हैं जो हमको मिलेंगे खास कर करके मूर्तियों पे। पहला हम इसको देखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। गुप्त काल के महान शासक थे। गुप्त काल के महान, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। ये लिखवाए हैं, इसके लेखक जो है वह है हरिसेन। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि अशोक के द्वारा जो शिलालेख गुदा हुआ था उसी के ऊपर इन्होंने अपना हरिसेन के द्वारा गुदवा दिया। बोला कि लिख दो भाई, हमारा भी इसमें कुछ नाम है जो हमने विजय किया है। नतीजा हुआ कि ये एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा हम देखते हैं कलिंग नरेश। कलिंग नरेश, एक कलिंग नरेश है खारवेल। कलिंग नरेश के खारवेल के ऊपर भी देखते हैं कि इन्होंने हाथी गुफा का निर्माण करवाया था। और ये हाथी गुफा है, इसी में इन्होंने अपना अभिलेख लिखवा दिया। सोच सकते हैं कि ऑलरेडी पहले से एक गुफा तैयार होगी। आई महाशय इतने महान है कि उसी पे अपना बोले कि भैया गुदा दो। तीसरा है ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति को हम देखते हैं तो यह है राजा भोज। यह राजा भोज के द्वारा लिखा गया है। पुलकेशिन चौथा, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो भी है इन्होंने खास कर करके ये होल अभिलेख का निर्माण करे हैं। ये होल अभिलेख, ये होल अभिलेख। इस तीर का निशान को आप बढ़िया से पकड़ लेंगे, स्पष्ट है कि आगे आपको बहुत सहूलियत मिलेगा। यहां तक आपने देखा समुद्रगुप्त, खारवेल, राजा भोज, पुलकेशिन द्वितीय, ये सबों ने अपने विजय के अभियान के बारे में,
अपने प्रशासन के बारे में, अपने जो विजय गाथा होती है उसकी चर्चा इन्होंने अपने प्रशस्तियों में करवाया। पांचवा स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त भी जो है इन्होंने भीतरी अभिलेख, जूनागढ़, अभिलेख, पे अपनी चर्चा करवाया। एक इतिहास के स्रोत के रूप में हम इसको इसलिए देखते हैं कि उस समय के जो प्राचीन भारत के जो शासक जब हुए, इन्होंने अपने अपने शासन काल में इन्होंने जो अभिलेख बनाए हैं उससे हमको उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। कुछ देखेंगे खास करके हम एशिया माइनर का जो बोगाईपुर है वहां से भी हमको मिला है अभिलेख। बांग्लादेश में हमको मिला है ताम्र अभिलेख। यह जितने भी अभिलेख मिले हैं ये सब हमें उस समय की जानकारी देती हैं। अब कुछ निजी अभिलेख की भी आज हम चर्चा करते हैं। निजी अभिलेख जो भी होते थे वह सब मंदिरों पर या मूर्तियों पर गुदाया जाता था, जैसे पतंजलि का महाभाष्य, रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख, ये सब देखेंगे ये सब निजी अभिलेख हैं। एशिया माइनर का बोगाईपुर है जहां से भी हमको अभिलेख मिले हैं। ये सब क्या है? ये सब है हमारे इतिहास की जानकारी का एक साधन जो आज हम उस समय के बारे में जानते। एक ईरान का पारसी पोलिस है। यह पारसी पोलिस अभिलेख है। यह दारा प्रथम द्वारा सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र को जो उसने विजय प्राप्त किया उसकी चर्चा इसमें कर दिया है। इससे हमें ईरान द्वारा भारत पर आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसके बाद हम देखते हैं सिक्के। सिक्के भी हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए अति महत्वपूर्ण साधन के रूप में हमको एक साधन के रूप में यह है। कैसे इसको हम इस रूप से देखते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि प्राचीन भारत के जो सिक्के होते हैं उसको कहते क्या थे। तो ये प्राचीन भारत के जो सिक्के हैं उसको हम लोग बोलते हैं आहत सिक्के। आहत। अब भैया आहत हम इसको क्यों बोले? या तो पंचमार्क, सिक्के, आहत या पंचमार्क सिक्के हम क्यों बोले? अब देखिए, हम किसी को अगर दुख पहुंचाते हैं, किसी को दुख मतलब बेचारा वो आहत हो जाता है। भैया उस समय का ये सिक्का जो बन रहा है उसको भी लोग दुख पहुंचा रहे, करते क्या थे? पीट करके उसको एक सिक्के का रूप दे देते थे, यानी उसको आहत पहुंचाते, इसलिए इसका नाम पड़ गया आहत सिक्का। पंचमार्क यानी 5 बार उसको पीट दे, मतलब 5 बार मार्क पे उसको ठोक करके कर दो। ये मत समझ लीजिएगा भैया कि उसको 5 ऐसे कोना अगर हम बना दिए तो 5 मार्क है, ऐसी वाली बात नहीं है। उसकी पिटाई करते थे, पिटाई करके एक आकार दिया जाता था, तो हम उसको बोलते थे आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का। यह जो काल है, यह इस सिक्के में हमको जो विशेष करके मिला है ये ईसवी पूर्व खास करके 6वीं शताब्दी, छठवीं शताब्दी के लगभग में ये मिला है। ये चीज आप नोट कर लेंगे, एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
कि प्राचीन भारत के सिक्के को क्या कहा जाता था, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। अब ये आहट सिक्के बना किस चीज से, तो हम इसको देखते थे। ये आहट सिक्के ज्यादातर बने हैं चांदी, तांबे, चांदी और तांबे के। इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसकी संख्या कम है। तांबे के सिक्के को हमेशा नहीं बहुत ज्यादा है, लेकिन चांदी का सिक्का कम मात्रा में है। पश्चिम भारत में इन सिक्कों का एक ढेर है। पश्चिम भारत देखेंगे इंडो ग्रीक सिक्के का एक ढेर मिला है, अच्छा खासा ढेर है। ये ढेर देखेंगे कि इंडो ग्रीक का है। इन सिक्कों से हमको उस समय की वंशावली, उस समय के राज्य विस्तार, उस समय का आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। तो यह सिक्का भी जो है ये हमारे इतिहास के जानकारी का बहुत महत्व है। जैसे कि हम एक चीज और इसमें देख लें कि गुप्त काल में चांदी और सोने का सिक्के बहुत आए थे, यानी कि उस समय का आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया थी। बाद में देखेंगे चांदी खत्म होती है और तांबे के सिक्के आना स्टार्ट होते हैं। आज मैं अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करता हूं। कल के मैं पुनः जो क्लास लूंगा उसमें मैं आपको मंदिर करने का स्थापत्य, मंदिर, यह सब के द्वारा हम किस तरह से जानकारी लेते हैं उसके बारे में बताऊंगा। हमारा वीडियो आपको अगर पसंद पड़ा तो जरूर से इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें।